जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जैसा कि हम लोग विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है जुलाई वाला, वो हम लोग अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन अब स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला वीडियो डिस्कशन है उसको किया था और हम लोगों ने डिटेल में देखा था। इवन जो पूरा हम लोगों ने बेसिक से देखने का प्रयास किया था कि नेपाल से रिलेशन या फिर कितने क्वेश्चन प्री में कैसे बन सकते हैं, मेंस में कैसे बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको एक बार ओवरव्यू पता चल गया होगा कि करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन पढ़नी कैसे है। आज हम लोग उसी अप्रोच पे लेकिन थोड़ी स्पीड के साथ अर्थव्यवस्था वाला करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए 34 पेज है आपके सामने। और प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने एक बार ये वीडियो डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ था 2.5 घंटे में 34 पेजेस, लेकिन वो डिलीट हो गए, तो दोबारा से करना पड़ रहा है। खैर कोई समस्या नहीं है फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा। उससे पहले आप मेरे बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। 2020 का जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैं चयनित भी हो चुका हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो कॉमन डाउट दूर कर देते हैं। पहला जो कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट देखने को मिले, सर वीडियो लॉन्ग हो रही है। देखिए, वीडियो लॉन्ग नहीं होगी, शॉर्ट होगी, तो फिर हम लोग भी वही कर सकते हो जो 14 घंटे वाले फैक्ट वाले वीडियोस आते हैं, सीधे ऐसे ओपन करके कि देखो चीन जापान से जलने के बाद भारत का चौथा स्थान, फिर विदेशी मुद्रा भंडार ये होता है, ऐसे रीड करके जा सकते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग प्री मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समय देना सही है। दूसरी बात, जो लोग लॉन्ग कह रहे हैं, मुझे भी ये बात फील आ रही है कि थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। पहली वीडियो थी, पहले वीडियो के आधार पर हम लोग कुछ बहुत कुछ जज नहीं कर सकते। 2-3 वीडियोस जब बनेंगी तो ऑब्वियसली कई चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, तो हमारी चीज़ें हमें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अभी क्या है, देखिए अभी फर्स्ट मंथ का करंट अफेयर से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट हम लोग ने पहली बार स्टार्ट किया है, तो मैं बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक रिपीट होंगे, ठीक है, बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स रिपीट होंगे, तो उसमें हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है कि हम इस तरीके से एकदम बेसिक से घुस घुस के चीज़ों को पढ़ाएं। तो वहाँ पे हमारी ज़रूरत ही काफ़ी कम पड़ेगी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा। एक सेकेंड और रुकिए, शायद बहुत इको कर रहा है आवाज़, तो मैं थोड़ा सा जगह चेंज करता हूँ, लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कम कर रहा है, हाँ। तो इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है, कि हम लोग प्रयास करेंगे कि डिटेल में चीज़ों को डिस्कशन करें। थोड़ा सा समय भले से लगा ले, लेकिन ऐसा ना करें कि भागम भाग मच जाए, चीज़ें आप पढ़िए और आपको कुछ समझ में नहीं आए, हवा ही ना लगे। तो ये प्रयास हम लोग नहीं करेंगे। जो दूसरा कॉमन डाउट आ रहा है बार बार कि कुछ लोग कह रहे हैं सर मार्च से पढ़ाइए, अप्रैल से पढ़ाइए। भाई जुलाई से पढ़ाया जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इससे पहले का और मेरे हिसाब से जितना मेरी समझ है, मेरे हिसाब से जुलाई से लेके अगले एग्ज़ाम तक का पढ़ना मोर देन एनफ है, ठीक है, मेरे हिसाब से। आपको लग रहा है कि आपको मार्च से पढ़ना है, फरवरी से पढ़ना है, तो आपकी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। एक वीडियो देखिए, इसमें सीख लीजिए कि कैसे पढ़ना है, और उसके हिसाब से आप मार्च अप्रैल की मैगजीन, मई की मैगजीन उठा के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये दूसरा डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि यार ऐसे हम लोग सबके ऑर्डर पे काम नहीं कर सकते कि सर मार्च से पढ़ाई, फिर कोई कहेगा सर जनवरी से पढ़ाइए पिछले, है ना, फिर कहेगा सर 18 से पढ़ा दीजिए, 1-2 क्वेश्चन 2018 करंट अफेयर से आए थे, तो वो काम देखिए नहीं हो पाएगा। तीसरी जो बात है कि सर ये मैगज़ीन कहाँ से लें, सर हम दूसरी मैगज़ीन कर रहे हैं, तीसरी मैगज़ीन कर रहे हैं, चौथी मैगज़ीन कर रहे हैं। अरे मेरे भैया, ये वाली मैगज़ीन विजन आईएएस की वेबसाइट पे फ्री में उपलब्ध है, मतलब इसके पैसे भी नहीं देने। visionis.in खोलिए, ठीक है, यहाँ पर जाइए मंथली मैगज़ीन के सेक्शन में, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो आपका मीडियम है वो सेलेक्ट कीजिए और आपको मैगज़ीन वहाँ पे फ्री में मिल जाएगी। आजकल सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हो स्मार्टफोन ऑब्वियसली मिनिमम यूज़ कर ही रहे हो या लैपटॉप यूज़ कर ही रहे हो, तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब बिना देरी के मैं अर्थव्यवस्था पे आता हूँ। 1 मिनट में लूँगा इसको बताने का तरीका कि क्या आपको ध्यान में देना है। देखिए, अर्थव्यवस्था अगर हम प्री के नज़रिए से देखें तो प्री के नज़रिए से 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। जो पहले तरीके का प्रश्न बनता है वो ये बनता है, कोई इंडेक्स आया हो, स्पेसिफिक इंडेक्स आया हो, उसके बारे में कि ये इंडेक्स कौन जारी करता है, ठीक है। पहली बात तो ये, जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात की गई है, जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है इसी पूरे अर्थव्यवस्था के सेक्शन में। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको अपने कान खोल लेने, एकदम खड़े कर लेने। दूसरी बात, कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंड्स पूछता है, जैसे कि पिछले 5 वर्षों में लगातार बेरोजगारी घटी है, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसा। महिलाओं का पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो सर्वे आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है, उसके आधार पे क्या रहा है, तो एक ट्रेंड पूछता है कई बार अर्थव्यवस्था में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्री के लिए, प्री के नज़रिए से। और यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों, ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये ट्रेंड्स। अच्छा, तीसरा जो है वो डेफिनीशन कई चीज़ का क्या करता है, डेफिनीशन पूछता है सीधे सीधे। जैसे फॉर एग्जांपल दे देगा, हाल में चर्चा में रहा
ये चीज़ क्या है, XYZ कोई नाम दे देगा, बोलेगा क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है स्कीम्स। और स्कीम्स में भी अगर आप पिछले 10 साल के पेपर की ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो इसमें भी कई तरह क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो स्कीम्स के बारे में ही पूछ रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है कि ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब किस सेक्टर से रिलेटेड है। तो पहला तो स्कीम के बारे में कि ये स्कीम क्या है एग्जैक्टली, ऐसे ही पूछ दे रहा है। दूसरा पूछ रहा है किस सेक्टर की स्कीम है, और तीसरा जो पूछ रहा है कौन सा मंत्रालय। तो ये 3 तरह की स्कीम्स के भी प्रश्न UPSC UPPCS दोनों में बन रहे हैं अगर आप पिछले 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो प्री में। अच्छा, एक मैं बात बताऊं आपसे कि ये जो विजन IAS की मैगजीन है वो UPSC UPPCS दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बार बार ये पूछा जा रहा है सर UPSC के लिए क्या करें, सर UPPCS के लिए क्या करें, सर विजन पढ़ सकते हैं। अरे भाई, हर वीडियो में बता रहा हूँ पढ़ सकते हैं, लेकिन अब कई लोग ऐसा चाहते हैं कि सर पर्सनली बताएं, तो पर्सनली मैसेज करते हैं। वही चीज़ जो मैं यहाँ पे बताया हूँ, ये वीडियो देखने के बाद भी मैसेज करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर UPPCS के लिए पढ़ सकते हैं क्या। भाई कितनी बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में फिर से एक बार याद दिला दूंगा, पढ़ सकते हैं। फिर लोग कॉल करते हैं कि सर नोट्स बनाना है या फिर सर UPPCS की तैयारी करना है, सर कौन सा मैगजीन करें। आप बताइए यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं सबकी कॉल इन चीज़ों के लिए उठाऊँ कि जब मैं हर वीडियोज़ में ये बात बता रहा हूँ, आज फिर से एक बार बता दिया। तो इतना कॉमन सेंस और अपने अंदर हिम्मत तो आपको रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे चीज़ों की कि आपको ये समझ में आएगा प्री में इतने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कुछ और जो आपको तरीके के क्वेश्चंस नजर आएंगे तो आप लोग उसको देखिएगा, मैं वहाँ पे देखूंगा ही। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये वाला भी एक क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है। तो अपना थोड़ा दिमाग हम ओपन करेंगे। तो पहली प्री की बात कर लेते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं मेंस की बात। तो मेंस में अगर आप देखोगे तो मेंस में एक तो एनालिटिकल ही क्वेश्चन आएगा, सामान्यतः एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा। और उस एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बस ये आपको ध्यान रखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेंस के लिए, बाकी प्री के लिए इस तरह के क्वेश्चन। और एक जो और 5वां तरीके का जो क्वेश्चन है जो मैं भूल रहा था, प्री के लिए 5वां तरीके का क्वेश्चन, कोई कमेटी बनी है, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड, किस सेक्टर से रिलेटेड कमेटी बनी है, ठीक है। ABCD 4 ऑप्शन देता है। तो ये जैसे नायक समिति आप लोगों ने देखा होगा, UPPCS 2019 में पूछा था, नायक समिति और 4-5 कमेटीज दे देता, बोला था ये MSME पे समितियाँ बनी है, इनका ऑर्डर बताओ, ठीक है। रंगराजन समिति कई बार पूछ देता है ये किससे रिलेटेड बनी है, या फिर ऐसे करके अलग अलग PJ नायक समिति किसके लिए बनी है, तो अलग अलग समिति पूछता रहता है। तो ये आप देखोगे 4-5 तरीके के क्वेश्चन प्री में, इकोनॉमिक्स में। और मेंस में फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा कि अर्थव्यवस्था का ऐसा है, अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो रखी है, आपका क्या विचार है, इस तरह के क्वेश्चन अभी हम लोग देखते रहेंगे। तो मेंस में कुछ फैक्ट्स है। देखिए इकोनॉमिक्स का अगर आपको आंसर लिखना है मेंस में अच्छा, तो आपको फैक्ट्स तैयार होने चाहिए। फैक्ट के आधार पर अपनी बात आप कहोगे, प्रूफ के आधार पर अपनी बात कहोगे तो आपकी बात का वजन बढ़ेगा, ठीक है। तो इस आधार पर हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली बात जो प्री के लिए है, ट्रेंड में जो मैंने कहा। तो देखिए जो हमारा पहला टॉपिक है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। अब हम लोग इसको स्टार्ट ही करते हैं यहाँ से, ठीक है। आपको पता होगा हाल में ही बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार, और आप देखोगे 612 अरब डॉलर का ये बन गया था विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, भारत का। तो पहला जो बात आती है ये कैसे बना, विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ रहा है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बेस्ट कारण है वो यही है, FDI भारत में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। FDI यानी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ गया है। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आप लोगों ने सुना होगा और मैंने बार बार कई वीडियो में बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आप देखोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कई तरह के अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट, और एक होता है रिजर्व अकाउंट, ठीक है, करेंसी रिजर्व, फॉरेन रिजर्व अकाउंट, 3 मेनली अकाउंट माने जाते हैं। तो बेसिकली जब ये प्रॉब्लम होती है ना, जब ये बैलेंस नहीं होता है कि आप जितना बेसिक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कितना व्यापार हो रहा है, कितना रुपए आना जाना लग रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था से वैश्विक व्यापार का, तो उसका एक क्या होता है, लेखा जोखा होता है। तो मान लो हम बहुत ज़्यादा मंगा रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था से, है ना, और बहुत कम ही बेच रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, व्यापार घाटा शुरू हो जाएगा। और इस घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए हमारे पास होना चाहिए डॉलर, हमारे पास होना चाहिए रिजर्व। तो ये जो रिजर्व होता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस बात को समझिएगा कि आपने सुना होगा जो 1991 का संकट था, उसमें भारत के पास 1 हफ्ते से कम समय का ही रिजर्व बचा हुआ था। जो रिजर्व बचा हुआ था तो भारत ने कई तरह के सुधार किए थे। अब जो न्यूज़ आती है, हम सीधे न्यूज़ पे आते हैं बैकग्राउंड खत्म होने के बाद,
कि भारत चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। तो यूपी पीसीएस में इस तरह के ट्रेंड वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और वहाँ पे तो बेशर्मी की हालत ये होती है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कई लोग को बुरा लगेगा कि सर यूपी पीसीएस का आप बेशरम बोलो है, क्या करें, है ना। अब मान लो मैं बेशरम हूँ तो बोलोगे ही, और कमेंट में आता ही है, कमेंट होते ही है ऐसे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप देखोगे वो कई बार क्या करते हैं, सीधे ऐसे पूछते हैं, तो यही पूछते हैं भारत का स्थान कौन है। एक तरह क्वेश्चन यही पूछ देते हैं कि जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में स्थान कौन सा है, तो दे देंगे चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा। अब आप, ये तो सबसे बड़ी बात है कि चौथा है, ये तो याद है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर इनका दिमाग खराब हुआ तो यूएसए, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और भारत, 4 देश दे देंगे, है ना। यूएसए नहीं देंगे मान लो, या यही दे देंगे 4 देश, आपको बोलेंगे ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात समझनी होगी, ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी, है ना। इंग्लिश में भी बताते रहूँगा, यहाँ पे लिखा भी है फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार को, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब इंग्लिश में ही बोला था, ठीक है। अब देखो, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, ये बस कॉन्सेप्ट है, ये ना प्री या मेंस किसी के लिए जरूरी नहीं है, बस शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो अपने आप जहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपको ये बताना होगा तो आप बना सकते हो। बेसिकली जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि विनिमय दर का समर्थन और प्रबंधन करने में होता है, विनिमय दर का समर्थन और प्रबंधन। जैसे अभी आप देखोगे $1 की कीमत मान लो 70 रुपये चल रही है, अचानक से क्या हुआ, डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और डॉलर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि $1 बराबर 80 रुपये मिलने लगा। सीधी बात है, कीमत बहुत बढ़ गई डॉलर की, $1 में 80 रुपये मिलने लगा। अब क्या होता है, जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करती है, अपने जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें से कुछ पैसा मार्केट में उतार देती है। तो मार्केट में उतार देती है, यानी डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये अपने आप जो 80 रुपये हो रहा था, बढ़ रहा था, इसकी प्राइसेस बढ़ रही थी। पहले $1 70 रुपये मिलता था, अभी $1 80 मिलने लगा था। तो जब सप्लाई बढ़ा देंगे डॉलर की, तो अपने आप ये कीमत घटने लगेगी, 75 70 ऐसे आ जाएगी। जो आरबीआई जितना चाहता है बैलेंस करना, उतने पे आ जाएगी। तो ये बात आप समझोगे कि विदेशी मुद्रा भंडार का पहला यूज़ ये है। दूसरा यूज़ है मौद्रिक नीति का अनुसमर्थन करने के लिए, ठीक है, कि आपको कोई चीज़ मंगाना है, मार्केट में कितना मनी फ्लो होना चाहिए। अब मान लो सिंपल सी बात है, मान लो मार्केट में 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया मार्केट में है, ठीक है, और आरबीआई को लग रहा है बहुत ज़्यादा रुपये है, कम करो रुपया। तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर बेच देगी मार्केट में और रुपया अपने पास ले लेगी, ठीक है। तो आरबीआई रुपया अपने पास ले लेगी, रुपया अपने पास ले लेगी तो मार्केट में रुपया कम हो जाएगा, और रुपया कम हो जाएगा तो आरबीआई जो मौद्रिक नीति जैसी चाहती थी वैसा बैलेंस बच जाएगा। इसी प्रकार बाह्य बाजारों के आघातों का सामना करने में आपको पता होगा कि हम क्या कहते हैं, तेल मंगाते हैं, ये सब करते हैं, तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रहेगा, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है तो भारत पर इम्पैक्ट ना पड़े। इसके अलावा जो कैश होता है उसके संबंध में निवेशकों का, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका विश्वास, भरोसा प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो बाह्य दायित्व है हमारे, जो जैसे मान लो भारत ने लोन लिया है, जो आप कह सकते हो जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए ये जो विदेशी मुद्रा भंडार जरूरी होता है, ठीक है। तो आप इस बात को, इसको देखिएगा एक बार, है ना। अब हम लोग आते हैं, ये तो फैक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो, जैसे आपको पता होगा जो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार है, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है, इसमें बहुत सारे इसके मतलब जो रुपया है ना, तो देखो अब जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भाई किस में रखोगे। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम डॉलर में रखें अपना विदेशी मुद्रा भंडार, कि येन में रखें, कि युआन में रखें, चाइनीज़ करेंसी में रख लें, किस में रखें, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो भारत सरकार जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है वो क्या करती है, 4 चीज़ों में रखती है। देखो 4 चीज़ों में कौन कौन सी रखती है, यहाँ पर बताया 4 घटक हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के 4 घटक हैं, कौन कौन से हैं। अच्छा, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रीड आप लोग कर लीजिएगा अपने हिसाब से, एक बार टॉपिक्स रीड कर लीजिएगा। मैंने पहले बोला है कि अगर आप एक बार मैगजीन रीड करके आते हो, जैसे बहुत लोग कहते हैं सर बहुत डिफिकल्ट मैगजीन है, तो ये उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जो लोग एक बार रीड करके आते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा मैगजीन को समझना, मैगजीन को करना। सिंपल सी बात है, उनके लिए तो मतलब एकदम हलवा छाप हो जाएगा। लेकिन अब यार जो लोग एकदम भरोसे ही आ जाएंगे कि नहीं सर हम तो कुछ नहीं करेंगे, जो आप बताओगे वही होगा, उनके लिए भी समझ में तो आएगा। मुझे लग रहा है मैं पर्याप्त मेहनत कर रहा हूँ, बहुत टाइम देके इसको कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। मतलब पहले ऑब्वियसली आता है 2 बार रीडिंग की है ना, और 1 बार वीडियो बनाया भी था, वो डिलीट हो गई वीडियो, ठीक है, तो उसका दुख है ही। फिर भी मतलब आप समझो कि 10-12 घंटे की मेहनत के बाद आप इतना पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस बात आपका इतना समय बचेगा। तो यहाँ पर जो काम की चीज़ें मैं वो बताऊँ अगर, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अभी 4 घटक हैं। 4 घटक क्या क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, यानी विदेशी मुद्रा आस्तियाँ। तो विदेशी मुद्रा आस्तियाँ इंग्लिश में समझ में आता नहीं है हिंदी में, तो फॉरेन करेंसी एसेट पहली बात। दूसरी चीज़ हो गई स्वर्ण, मतलब पैसा, गोल्ड। तीसरी चीज़ है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और चौथी है IMF में रिजर्व ट्रांच, ठीक है।
ये चीज़ है। मैं शॉर्ट में इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि बेसिक्स आपने यार कोचिंग की तो होगी, जनरली जो लोग किए होंगे 2-2 लाख रुपए देके वहाँ पे तो ये चीज़ें भाई बताई होंगी, इतना मान के चल रहा हूँ। नहीं बताई होंगी फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ताकि जो लोग एकदम नए हैं, जैसे बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गाँव में रहते हैं, है ना, कोचिंग वोचिंग की सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो मैं उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा ईजी करते हुए चलता हूँ, है ना। तो यहाँ पर इस बात को देखिएगा, ये जो घटक है, 4 घटक है बेसिकली, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और आईएमएफ में रिजर्व ट्रांच, ये वही ऑर्डर भी है। मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारे पास फॉरेन, जो हमारे पास रिजर्व में जो वेटेज होता है, मान लो फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास, तो फॉरेक्स रिजर्व मान लो पास $100 का है, मान लो $100 अगर एक यूनिट में रखें तो $100 है, तो $100 में सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स। मान लो ₹60 ये है, ठीक है, $100 में $60 ये है। फिर आएगा गोल्ड, तो मान लो $20 गोल्ड है। फिर आएगा SDR, तो मान लो $15 SDR है। फिर आएगा रिजर्व ट्रांच इन IMF, तो ये बचा आपका 15, तो मान लो ये $15 है। तो बेसिकली हमारे पास यही 4 ऑर्डर में ही है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेन करेंसी एसेट, ये नंबर 1 पे है। तो ये भी ऑर्डर कई बार पूछ देता है यूपीएससी, खास तौर पे यूपीएससी में ये ऑर्डर ही पूछा जा सकता है कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको निम्नलिखित ऑर्डर में लगाएं। तो दे देगा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एसेट, है ना, दे देगा स्वर्ण और SDR और IMF में रिजर्व ट्रांच। अब ये बात तो हो गई। अब एक बार हम शॉर्ट में देखो, ऑर्डर भी है यहाँ पे बगल में लिखा भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बात जो मुझे और कहनी है, नोट्स बनाने का तरीका सबको पता था, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इसी तरह से आपको बताने भी चलना है। जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको नोट्स में लिखते चलना है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है, पहली बार ये वीडियो देख रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा पहला वीडियो वापस देख लो, क्योंकि पहले वीडियो में बहुत समय लेके इसको बताया हुआ है, ठीक है। जो इसी प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा, जुलाई वाली प्लेलिस्ट अलग से। जब अगस्त वाला फिर से बनेगी ना जो वीडियो, जब अगस्त वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन की बनेगी, तो वहाँ पे पहली वीडियो में फिर से बता देंगे, ठीक है। लेकिन हर वीडियो में बताने लगे नोट्स कैसे बनाना है तो टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट ऑर्डर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये चीज़। चौथा जो बन गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था कि किस लिए काम आता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था, ये फीलिंग की बात थी, समझ में आ गया, बहुत है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे प्रबंधन होता है, कैसे क्या होता है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब होगा तो बता भी देंगे। अच्छा, एक फ़ायदा और भी है, जैसे अभी हम लोग जुलाई की मैगजीन कर रहे हैं, ठीक है, जुलाई की मैगजीन कर रहे हैं, तो जब अगस्त की मैगजीन करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक सेम रिपीट होंगे, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ सेम अगले महीने भी रहेंगी, उतनी ही इंपॉर्टेंट अगले महीने भी रहेंगी, तो उन टॉपिक्स को सीधी बात हम नहीं करेंगे। तो देखिए, इसमें जो ये वीडियो सीरीज़ चल रही है, इसका आपको ऑप्टिमम फ़ायदा उठाना है, बेस्ट फ़ायदा उठाना है, तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट वीडियो से देखना चाहिए कंप्लीट। जब तक हम लोग पूरे साल में कंप्लीट ना कर ले तब तक देखना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्टिमम आप कह सकते हो अप्रोच होगी, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार देखो, एक चीज़ आपने सुनी कि हार्ड करेंसी, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे हार्ड करेंसी। तो सामान्यतः विश्व पे हार्ड करेंसी उसको माना जाता है जो पूरी जो वित्तीय तंत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र है, जहाँ पर जिसको अनुमति रहती है। मतलब आप कहीं भी, जैसे भारतीय रुपया है मान लो, तो भारतीय रुपये को आप दे के अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर सकते, या भारतीय रुपये को दे के आप जर्मनी के साथ व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हार्ड करेंसी नहीं मानी जाती है भारतीय रुपया। बेसिकली वो मुद्रा जो पूरे विश्व में लेन देन योग्य है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हार्ड करेंसी। उदाहरण के तौर पे डॉलर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, डॉलर को हार्ड करेंसी माना जाता है। अभी चाइना का जो युआन है वो भी बन रहा है हार्ड करेंसी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये बता ही दिया। इसमें एक चीज़ होती है SDR क्या होता है बेसिकली, है ना, ये यहाँ पर एक मिनट हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो SDR क्या होता है, एक जो आपने सुना होगा IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिर बनाया जा सके। वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर मतलब स्टेबल, ठीक है। भाई इंग्लिश मीडियम पूरा समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। कुछ कमी रह जाएगी तो उसको इंप्रूव करेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बेस हम लोग का निरंतर बढ़ रहा है और हिंदी मीडियम वाले पिछड़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना जाए 2 साल बाद UPSC हिंदी की जगह नाम चेंज करके इंग्लिश करना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है करना पड़ेगा, नाम तो सेम रहेगा। लेकिन यार ऑब्वियस ही बात है, इंग्लिश मीडियम वालों का ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, बहुत शानदार पढ़ाई हो रही है इंग्लिश मीडियम की। तो यहाँ पर आप देखो IMF है ना, इंस्ट्रूमेंट, IMF एक इंस्ट्रूमेंट जारी करता है। किस लिए जारी करता है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं स्टेबल बनी रहे, स्थिर बनी रहे, ठीक है। अब स्थिर बनी रहने का मतलब, जैसे मान लो अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के पास पैसा खत्म हो गया, वो रो रहा है कि हमको पैसा दो, हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। उसके पास विदेशों से सामान मंगाने के लिए पैसा नहीं है, ये बात आपने सुना होगा, सामान मंगाने के लिए पैसा नहीं है, या जो लोन ले रखा है वो चुकाने के लिए पैसा नहीं है। तो IMF क्या करता है, इसको लोन देता है,
ठीक है, कि चलो तुमको लोन देना है। तो ये जो लोन देता है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट के आधार पे देता है, इंस्ट्रूमेंट के आधार पे देता है जो लोन देता है। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेसिकली, उसको ही बोलते हैं हम SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट बेसिकली होता है IMF के द्वारा दिया गया एक पर्चा होता है, बॉन्ड होता है, ऐसे समझ लो बॉन्ड होता है। उसको वो डॉलर की तरह बिहेव करता है। जैसे अभी उसका यूनिट भी अभी थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़ा इस पर डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, और आने वाले वीडियोस में अगर होगा तो, अगर ये टॉपिक भी दिया होगा तो उस समय चर्चा कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार समझिए, IMF क्या करता है, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट के रूप में बॉन्ड्स देता है किसी कंट्री को कि लो भाई तुम सामान खरीद लो। पाकिस्तान को मतलब दिया कि ठीक है तुम खरीद लो। अब ये जो बॉन्ड होते हैं इनका नाम होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, और इसको कोई देश मना नहीं कर सकता कि हम नहीं लेंगे। जितने IMF के कंट्रीज़ हैं, जब IMF में शामिल होते हैं, तो उसी समय इनसे साइन करा लिया जाता है कि आप SDR लेने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, SDR लेने से मना नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उसका सही आंसर क्या है। तो SDR यहाँ पर देखिए, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है वो एक बास्केट से बनता है, बास्केट ऑफ करेंसी से बनता है, और उस बास्केट ऑफ करेंसी में दुनिया भर की हार्ड करेंसी रहती है। ठीक है, हार्ड करेंसी रहती है। तो अभी क्या है बास्केट में, आप देखोगे, अभी आप देखोगे तो डॉलर, येन, पाउंड, ठीक है, पाउंड, इसके अलावा जो चाइना का है डॉलर, येन, पाउंड, यूरो, और एक यूरो हो गया, चाइना का युआन, ये करेंसी है। ठीक है, पहली बात ये करेंसी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना है इसका ऑर्डर क्या है। डॉलर, येन, पाउंड, यूरो, युआन, इस बास्केट का वेटेज में ऑर्डर, मतलब बास्केट में, मान लो ये SDR का बास्केट है, ठीक है, तो इसका वेटेज, जैसे वेटेज होगा कि डॉलर इतना %, एक SDR मतलब इतना डॉलर, इतना येन, इतना पाउंड, इतना यूरो, इतना युआन मिलाकर एक SDR बनाएंगे, है ना। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इस वेटेज का ऑर्डर क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक SDR का मतलब कितना वेटेज एक SDR में होता है। ठीक है, तो SDR भी आप समझ गए। और रिजर्व ट्रांच क्या होता है, रिजर्व ट्रांच बेसिकली यही होता है कि आप जब IMF की सदस्यता लेते हो तो आप IMF के पास कुछ पैसा जमा करते हो, वही होता है रिजर्व ट्रांच। ठीक है, वो पैसा देते हो आप, सदस्यता शुल्क बेसिकली उनके पास जमा आप करते हो, जब आपको जरूरत पड़ती है आप ले भी सकते हो उसको, तो वैसा आप उसके पास इस तरह से रखते हो, पैसा रखते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर, विदेशी मुद्रा भंडार के ऑर्डर हो गए। अब बोल रहा है कि जो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कारण है, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है मेंस में। ठीक है, तो ये समझिएगा भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में हालिया वृद्धि के कारण, तो यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। तो देखो सीधी बात है, अब यहाँ पे समझो कैसे मुद्रा भंडार बढ़ेगा, थोड़ा सोचना है हमको। देखो रीडिंग तो करनी है, रीडिंग का तो कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, लेकिन रीडिंग करते साथ अपने दिमाग का कंपन भी कराना है, दिमाग को सोचने पे भी मजबूर करना है। अब कई लोगों के साथ दिमाग तो खाली है, तो सोचे कैसे, भरना पड़ेगा। अश्वगंधा, शंखपुष्पी, जो खा सकते खाइए, दिमाग पे सोचने की क्षमता बढ़ाइए। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अच्छा, विदेशी मुद्रा भंडार कैसे होता है आपको पता है, फॉरेन जो रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, विदेशों से कितना रुपया आ रहा है, विदेशों से रुपया आने वाला माइनस देश से कितना जा रहा है, यही तो होता है। अच्छा, ये बढ़ रहा है, इस बढ़ रहा है क्या, ये मतलब है जो विदेशों से रुपया आ रहा है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब विदेशों से रुपया आ रहा है वो कैसे कैसे आ सकता है, तो किन किन फॉर्म में आ सकता है, बस वो देखो, है ना। और देश से जो रुपया जा रहा है वो किन किन फॉर्म में जा रहा है वो देखो, वही आपका आंसर हो जाएगा कि भारत में वृद्धि क्यों हो रही है। तो पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च विदेशी पूंजी अंतर्वाह, मतलब जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा इंडिया में आ रहा है। ठीक है, सीधी बात है, क्यों आ रहा है इंडिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टअप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, भारत ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की है, तो FDI बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, और भारत के बॉन्ड पे हायर अभी क्या कर रहा है, प्रतिफल मिल रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भारत बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद पूंजी बहिर्वाह में कमी हुई है। क्यों कमी हुई है, बाहर जाने में कमी है, क्योंकि विदेश यात्रा कम हो गई। ठीक है, उपभोग में कमी हुई कोविड-19 के कारण। तो आप देखोगे इसके कारण से भुगतान संतुलन 87 अरब डॉलर के रिकॉर्ड अच्छे से, ये याद नहीं करना है 87 अरब डॉलर, बस इतना याद रखो, इन कारणों से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। ठीक है, फिर तीसरी बात, भारतीय रिमिटेंस बहुत ज़्यादा करते हैं। रिमिटेंस 80 अरब डॉलर, 80 बिलियन डॉलर का रिमिटेंस किया 2 वर्षों में प्रवासी भारतीयों ने, इसको याद रखना। अच्छा, ये देखो, ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये जो फैक्ट है ना, ये मेंस में लिखने का काम आएगा, किस में, IR के सेक्शन में, मेंस के IR के सेक्शन में। जैसे अगर आप सिलेबस देखो, अच्छा मेरी खास बात यही है कि मैं आपको सिलेबस साथ साथ में एक बार दिखाता चलूँगा।
ठीक है, अगर टाइम मिला तो देखो भाई, सीधी बात है, आप लोग परेशान करोगे कमेंट सेक्शन में बोल बोल के, सर जल्दी करा दो जल्दी करा दो। अच्छा, इसमें 2 लोग कहोगे नहीं सर मत कराओ जल्दी, आराम आराम से कराओ, 2 लोग कहोगे, तो वो डिपेंड करेगा कैसा है ना। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग का भी एक फ़ायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हमें भी चाहिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको भी करना ही चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे सिलेबस जीएस पेपर 2 में है प्रवासी भारतीय। ठीक है, मान लो क्वेश्चन सीधा आ गया, प्रवासी भारतीयों का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, तो इंट्रोडक्शन आप इससे बना सकते हो कि नहीं बना सकते एकदम आराम से। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन आप एकदम आराम से बना सकते हो, है ना, बिल्कुल मजे में बना सकते हो कि 80 अरब डॉलर भेजा है भारतीयों ने। ठीक है, तो इस बात को देखिएगा, है ना। तो यहाँ हो गया, अब ये तो हो गया आपका काम। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि हाई जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो भारत का जो पास बहुत उच्च जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, क्यों चाहिए, तो क्यों चाहिए ऑलरेडी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग एक बार रीड करते हुए चलते हैं ताकि जहाँ पे दिक्कत आएगी मैं समझाता चलूँगा। तो क्या है, बाह्य सुविधताओं की जोखिम में कमी। उदाहरण के तौर पे आप लोग शुरुआत में ही बताया था, ये जब ये पॉइंट्स बताए थे तभी बताया था कि क्यों चाहिए, तो वही बताया था। ठीक है, यहाँ पर बताया था कि बाह्य बाजारों के आघात से सामना, तो उन्होंने कहा था मान लो तेल की कीमत में उतार चढ़ाव हो गया तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेगा तो हम दे सकते हैं, उधार चुका सकते हैं। ठीक है, बाह्य दायित्व और लेनदारियों को पूरा कर सकते हैं, जो लोन लिया है वो भी दे सकते हैं, भाई मान लो डॉलर में लोन लिया है तो उसको टाइम पे दे सकते हैं। विनिमय दर प्रबंधन कर सकते हैं, मैंने आपसे बताया कि विनिमय दर प्रबंधन आरबीआई क्या कर सकती है। अच्छा, अभी कई लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे, बोलना भी चाहिए, अच्छी बात है कि सर भारत तो क्या है फ्री फ्लोटिंग अर्थव्यवस्था, मतलब भारत पे आरबीआई का कंट्रोल तो नहीं है सर, डॉलर की कीमत आरबीआई तो कभी निर्धारित नहीं करता है। तो चाइना में आपने सुना होगा कि चीन क्या करता है, जानबूझ के युआन की कीमत गिरा देता है, ठीक है, डॉलर की कीमत बढ़ा देता है, तो उसका जो युआन की डिमांड है वो बढ़ जाती है। चीन जानबूझ के ऐसा करता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता होगा 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट आया था 1991 में, तो ये कहा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकृत होगी। मतलब जो भारतीय रुपया है, जो है ना, जो गाना भी आई लव रुपया रुपया रुपया, तो जो रुपया है इसकी कीमतों को आरबीआई कंट्रोल नहीं करेगी। ठीक है, ये बात है। लेकिन भारत में मैं बताऊं फ्री फ्लोटिंग इकोनॉमी नहीं है, भारत वाले को बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग इकोनॉमी। डर्टी फ्लोटिंग इकोनॉमी बेसिकली भारत में क्या होता है, एक कट ऑफ रेंज सेट होती है, आरबीआई डिसाइड करता है, कट ऑफ रेंज सेट होती है। मान लो आरबीआई ने सेट किया कि 67 रुपया और 75 रुपया, तो डॉलर की कीमत अगर इससे नीचे जाती है तो आरबीआई हस्तक्षेप करता है। ठीक है, और डॉलर की कीमत इससे ऊपर चली जाती है तो आरबीआई हस्तक्षेप करता है। बेसिकली ये एक कट ऑफ पॉइंट आरबीआई रखता है। ठीक है, ये कितना है ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आरबीआई भी बताता नहीं है किसी को, लेकिन आरबीआई ऐसा करता है। ठीक है, मार्केट में हस्तक्षेप करता है, तो इस हस्तक्षेप को भी संभव बना सकता है। फिर निवेशकों में विश्वास का सृजन होता है। भाई जो फॉरेन वालों को पता चलेगा कि अरे इतना रुपया है इन सब पास, कहेंगे चलो इसी में रुपया लगाते हैं, बड़ा बढ़िया है, तभी तो लोग लगा रहे हैं। क्षेत्रीय लीडर बन सकता है इंडिया। कैसे क्षेत्रीय लीडर बन सकता है, इसको आप आईआर में कोट कर सकते हो आराम से। जैसे मान लो अभी हमारे साथ मुद्रा स्वैप समझौता होगा, जैसे मान लो भारत श्रीलंका के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है श्रीलंका के बीच में, तो मान लो हमको श्रीलंका से सामान मंगाना है और श्रीलंका के पास पैसा खत्म हो गया, भारत श्रीलंका से कैसा है, हमसे डॉलर ले लो, ठीक है, और अपना श्रीलंका रुपया हमको दे दो, हम रख लेंगे, इतने समय बाद हमको इतना ब्याज दर पे डॉलर लौटा देना। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक फिक्स टाइम पहले से ही हम लोग रेट फिक्स कर लेते हैं। तो वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होते हैं, इसको आप लोग गूगल सर्च करके, है ना, इसको देखिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि वो समझाने बैठूंगा तो यार वो पूरा मुझे लग रहा है फिर तो बेसिक ही चीज़ें हो जाएंगी सारे, मतलब हम लोग वही पढ़ रहे, फिर जीएससी कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इतना भी डेप्थ में नहीं घुसेंगे, जहाँ पे डेप्थ में जाने की जरूरत रहेगी मैं बताते चलूँगा। फिर आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध चल निधि, मतलब कैश। ठीक है, तो जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, है ना, अभी आपने देखा होगा आईएलएनएफएस की चूक हो गई थी, मतलब आईएलएनएफ संकट आया था भारत में, तो इन सब संकटों से भी, वैश्विक आर्थिक संकटों से भी निपट सकता है, मतलब डॉलर मार्केट में लगा दो तो संकटों से निपट जाएगा। फिर मौद्री प्रोत्साहन वापसी के विरुद्ध सहारा भी है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, आपने देखा होगा, जैसे अमेरिका ने क्या किया था, टेपर टेम्परिंग की घटना की थी, इसको हम लोग बोलते थे टेपर टेम्परिंग बोलते हैं, बेसिकली फेड टेम्परिंग भी बोलते हैं। इसने क्या किया था, जो इनके बॉन्ड मार्केट हैं, जो अमेरिकी बॉन्ड मार्केट है, वहाँ पे क्या किए थे, प्राइस बहुत चेंजेस कर दिए थे। तो जब फेड अपनी ब्याज दर बहुत ज़्यादा कम कर देगा या बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है वो वैश्विक रूप से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा कुछ प्रभाव न पड़े, उस आघात से भी यह बचा सकता है। ठीक है, फिर कई जो अर्थशास्त्री वो तर्क ये भी देते हैं कि भैया इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भारत में नहीं होना चाहिए। वो लोग कुछ तर्क देते हैं, कौन कौन से तर्क देते हैं, बोलते हैं एक लिमिट रखो ना, कि अभी हमारे पास 15 महीने के आयात की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन है,
तो भाई जो मान लो हमारे पास अभी $600 बिलियन है, $600 बिलियन है। भारत आपको पता है एक गरीब देश है, एक विकासशील देश है। तो $600 बिलियन हमारे पास 15 महीने का है, इसको 10 महीने का रखो। बाकी जो है $200 बिलियन है, इसको इन्वेस्ट करो। भारत में आपको पता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा चाहिए, हम लोन ले रहे हैं, विदेशों से उधार लेके काम कर रहे हैं, है ना, हर साल उधार ले काम चला रहे हैं, तो इसका यूज़ कर लो ना भारत में, ये बात समझिएगा, ठीक है। तो वो बताते हैं कि अपने पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा पैसा पैसा, 21 दिन में पैसा डबल, है ना, वो है अपने पास। हमारे पास बाह्य ऋण दायित्व कितने हैं? $570 बिलियन, ठीक है। देखिएगा $570 बिलियन हमारे पास बाह्य ऋण दायित्व है, ठीक है, ये समझिएगा। जबकि हमारे पास रुपया कितना है? $600 बिलियन। तो क्यों ना पूरा पैसा चुका देते हैं। हर साल आप देखते होगे जो इंटरेस्ट पेमेंट इंडिया करता है वो टोटल रेवेन्यू का लगभग 20% कर देता है। इसको चेक करिएगा, बहुत ज़्यादा कर देता है इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज लिया रहता है। तो कह रहे काहे नहीं इसी को भर देते हैं, लोन में भर दो, खत्म करो। तो इस बात को समझिएगा। फिर दूसरी बात है, जो हमारे पास फॉरेन भंडार रहता है, अभी हमारे पास जो डॉलर का रुपया भंडार है, वो क्या कहता है, बहुत कम ब्याज दर देता है। जैसे हमारे पास $600 बिलियन है तो लगभग 0 ब्याज दर है इस पर कुछ हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना, फ़ायदा नहीं मिलता है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास डेवलपमेंट के बहुत सारे काम है, डेवलपमेंट कराना है, ये कराना है, वो कराना है, तो इससे ये है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका काम। अब ये बात मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इस टॉपिक में वापस अगर रिवाइज करूँ, ठीक है, इस टॉपिक को वापस रिवाइज करूँ तो क्या है, आपको क्या ध्यान में देना है? पहली बात प्री के लिए, चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। दूसरी बात SDR क्या है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। SDR क्या है, SDR बास्केट का आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं बता ही दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये ऑर्डर क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये ऑर्डर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉन्सेप्ट था, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आने का नहीं के बराबर चांस है, तो मतलब नहीं के बराबर चांस है, ठीक है। आ भी गया तो समझा दिया है, आ भी गया तो आप आराम से कर लोगे। अगला हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी यही टॉपिक है, ठीक है, ये बात समझिएगा। अच्छा, इसमें पहले क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ आपसे, तब स्टार्ट करेंगे, ताकि जो लोग रीड करके पहले से आए हो, पता चले कि आप लोग अकेले खुद से कैसे समझ पाते हो, कितना समझ पाते हो। तो क्वेश्चन ये है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, है ना। या फिर चलो दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है यही क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 दूंगा, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, बताना है मोर देन 1 करेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन होगा, आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट है। तो प्रश्न एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया में कौन कौन शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आएगा कारपोरेट देनदार, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं, और देखता हूँ कि इसका आंसर सही होता है, ठीक है। संस्थाएं हम लोग की, मैंने ये सोच रखा है कि थोड़ा सा हम लोग का रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लाइव क्विज कराएंगे, और लाइव क्विज में जो इंसान मैक्सिमम आंसर देगा उसको बढ़िया बढ़िया चीज़ें गिफ्ट करेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, अच्छे खासे गैजेट्स, ठीक है, टैबलेट, ये सब गिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी तो औकात के बाहर है ना, अभी तो इतनी रेवेन्यू नहीं है। जब मुझे लगता है साल भर, 6 महीना, 2 साल, जैसे आप लोग सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, तो क्या पता ऐसा कुछ हो जाए फ्यूचर में। सोचा तो ऐसा ही है, जो भी हो। तो बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। तीसरा हो गया व्यक्तिगत लेनदार, ठीक है, बस। और चौथा हो गया, बस, ठीक है, 3 ही है। 3 में आपको बताना है कौन कौन इसमें शामिल है, IBC में कौन कौन शामिल है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन कीजिए, 10 सेकंड आप लोग सोचिए और आंसर दीजिए। तब तक मैं बता दे रहा हूँ, इसमें बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं शामिल नहीं होती हैं, ध्यान में रखिएगा। जिससे मान लो कोई बैंक अगर डूब रहा है तो वो IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो आता है, अभी आपको पता होगा, आपने सुना होगा FRDI एक्ट, फर्डी एक्ट सुना होगा, जिसमें कह रहे थे ना कि डुबा देगा हमारा पैसा, बैंक वाले लेके भाग जाएगा, कांग्रेस वाले हल्ला कर रहे थे। जिसमें आपने सुना होगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, जो DICGC है कॉर्पोरेशन, वो अब जो इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। ये आपने सुना होगा, इंश्योरेंस जो आप जमा इंश्योरेंस करते हो। तो ये बेसिकली जो बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों का जो आप कह सकते हो जो लिक्विडेशन होता है या इंसॉल्वेंसी होती है, वो होता है इसके थ्रू, ठीक है ना। ये बात समझिएगा। तो ये आप लोग को मुझे लगता है पता ही होगा, नहीं पता होगा तो इसको देख लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं, टॉपिक खटाखट देखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या क्या शामिल है? सभी व्यक्ति, सभी कंपनियां, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और साझेदारी फर्म है। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, वो व्यक्ति और कंपनियां सब। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कहाँ गया यहाँ पे, हाँ, जैसे आप देखोगे कंपनियां और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है, देखो यहाँ से ऐसे समझो, बेसिकली आईबीसी के अंदर ये सब तो शामिल है, ये सब शामिल है। ठीक है, आईबीसी के अंदर ये लोग शामिल है। ये मान लो आपकी मान लो कंपनी थी, एक कंपनी थी XYZ। हालांकि मैं बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है इतना डिटेल में समझाना नहीं चाहिए। जैसा भी होगा आप बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन में, आप लोग का व्यूज़ जानना जरूरी है। ठीक है, आपको पता होगा कि मान लो कोई XYZ एक कंपनी है, ये डूब गई तो इंसॉल्वेंसी के लिए क्या होता है कि हमारे पास पूरा न्यायिक जुडिशियल प्रोसेस होता है कि आप जाओगे उनसे, बैंकरप्सी का बेसिकली हमको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लो कंपनी है, कंपनी उधार ली थी, 100 रुपये का उधार ली थी, अब इसको चुकाना था, 1 साल में चुकाना था। अब ये बोली कि नहीं भैया हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट अपने आप को घोषित कर देगी, भैया हमारे पास पैसा नहीं है। फिर ये जाएंगे कोर्ट के पास, कोर्ट कहेगा, इनको एक सर्टिफिकेट देगा कि तुम बैंकरप्ट हो चुके हो। ठीक है, अब तुम्हारा कंपनी का लिक्विडेशन किया जाए, तुम्हारी कंपनी बेचा जाए, पैसा बैंक को वापस किया जाए। ठीक है, बैंक को पैसा वापस किया जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो जुडिशियल प्रोसेस होता है, पूरा प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस होता है। तो अब बेसिकली लोग अलग अलग हैं। आप देखोगे यहाँ पे 4 तरह के लोग हैं, व्यक्ति, कंपनी, ये सब लीगल एंटिटीज होती हैं। व्यक्ति एक लीगल एंटिटी है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी है, साझेदारी फर्म एक लीगल एंटिटी है। तो इन लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, खुद को इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट घोषित कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो जैसे आप देखोगे ये जो है कंपनियां और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, जैसे ये कंपनियां और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये जाएंगी NCLT के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास ये लोग जाएंगे। ठीक है, जबकि व्यक्ति एवं साझेदारी फर्म कहाँ पे जाएंगे, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास से जाएंगे, DRT के पास जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्री में क्या करेगा ना, उल्टा दे देगा। जैसे UPSC में खास तौर पे, UPPCS की तो औकात नहीं है इतना क्वेश्चन पूछने की डेप्थ में घुस के, लेकिन जब आप देखोगे UPSC के क्वेश्चन देखोगे यार आप, तो UPSC में इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा IBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। कंपनियां और सीमित देयता भागीदारी दिवाला संबंधी वादों के लिए कहाँ पे जाएंगी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएंगी। फिर दे देगा व्यक्तियां एवं साझेदारी फर्में कहाँ पे जाएंगी, NCLT में जाएंगी। आप लोग खुश हो, अरे एकदम UPSC तो सच ही बोलता है, झूठ थोड़ा ना बोलता है कि हम झूठा थोड़ा ना घोषित कर देंगे, झूठा घोषित कर देंगे, दिल पे चोट लग जाएगी और आप क्या करो, टिक मार के चले आओगे, फिर गलते हो जाएगा, फिर कहोगे अरे UPSC हमारे साथ खेला कर दिया। तो ये सबसे बचना है, तो ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है। तो ठीक है, इस बात को समझिएगा। अच्छा, तो ये बात समझिए। अब ये है क्या, थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है, भारत में जितने अधिनियम थे उन सबको एकीकृत किया गया ताकि किसी कंपनी को इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट घोषित किया जा सके, बेसिकली उनका बाजार में निकलना आसान बनाया जा सके। ठीक है, उनका व्यापार बंद करना आसान बनाया जा सके। जिन लोग ने उधार दिया है उनके उधारों की वापिस हो सके, मतलब तय हो सके कि भैया उधार लेके भाग न जाए, है ना। कि मान लो कोई कंपनी आई बोली 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे, आपने पैसा दे दिया, 21 दिन बाद गायब, है ना। तो समझिएगा इस बात को। तो वो बचाने के लिए, ऐसे लोगों से बचाने के लिए क्या कर रही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। अब इसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और ज़्यादा चांस है कि पूछेगा कि क्या परफॉर्मेंस रहा मेंस में, UPSC में खास तौर पे, UPPCS में कम चांस है लेकिन फिर भी पूछ सकता है कि क्या रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा। तो क्या परफॉर्मेंस रहा, तो देखिए उपलब्धियाँ यहाँ पर कि पहले समाधान रिजोल्यूशन प्रक्रिया में 4.5 वर्ष का समय लगभग लगता था, अब घट के 1.6 वर्ष हो गया है। ठीक, आधे से भी कम हो गया है। तो ये बात देखिएगा, तो बहुत तेजी से इन्होंने काम किया है, मतलब जो IBC कोड है बहुत अच्छा किया है। दूसरी बात, इसके डर से लोग जो पहले बहुत ज़्यादा ऋण ले लेते थे, मान लो पहले क्या करता था, कोई कंपनी थी XYZ, उसको पता है कि यार भारत में तो क्या जुडिशियल प्रोसेस 20 साल 25 साल चलता ही रहेगा, तो लोन ले लेते हैं खूब ज़्यादा और लटकाए रहेंगे। अब क्या उनके दिमाग खराब है, यार पता चला 2 साल में कुल कंपनियाँ बेच दी हैं बैंक वाले, तो क्या करेंगे, लोनों को कम लेंगे। तो लोन आप कह सकते हो, लोन जो देना है वो तार्किक, लोन लेना आप कंपनियां और तार्किक कर दी हैं। तीसरा फायदा क्या हुआ है, भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें एक होता है गेटिंग क्रेडिट, एक गेटिंग क्रेडिट होता है। इस सूचकांक में भारत को बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ये याद नहीं रखना है कितना अंक से कितना अंक हो गया, ये सब नहीं याद रखना है, बस इतना रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार हुआ है इसके कारण, बस इतना ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। फिर क्या है, मामलों का समाधान, ये जो
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये आप देखोगे इसने लगभग 50% प्लस मामलों का समाधान कर दिया है। तो ये भी एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बल्कि इसमें तो क्या है, अगर आपको याद ही रखना है ना, तो ये यही याद रख लो कि 32,500 में से लगभग 19,400 मामलों का समाधान कर दिया गया है। तो ये अगर आप याद ही कर लोगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब पूरा 547 मत याद रखो, ऐसे याद रखो 32,500, लगभग 32,550 मामलों से लगभग 19,500 मामले, है ना, निपटा दिए गए। इस तरह से आप याद कर लो, या 400 मामले निपटा दिए गए। तो ये क्या है, बेसिकली जीएस पेपर 2 में भी ना, जब आप लोग वो करोगे ट्रिब्यूनल, एक आपने देखा होगा सिलेबस में अर्धन्यायिक निकाय, जीएस पेपर 2, एक बार अगर देखें इधर, देखो यहाँ पे ना विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, ठीक है, अर्धन्यायिक निकाय देखो, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तो एनसीएलटी एक प्रकार की क्या है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। तो पूछ ही सकता है क्वेश्चन, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में पूछ सकता है कि ये बताओ ये जो एनसीएलटी की जो कार्यकरण है वो क्या सही है, क्या एनसीएलटी को बंद कर देना चाहिए या इसको किसी उसके साथ मर्ज कर देना चाहिए। तो ये फैक्ट आपको याद होगा तो आप बता सकते हो, नहीं भैया अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, ये बात बता सकते हो। और बेसिकली क्या हो रहा है, इस आईबीसी का फायदा ये है कि इसको अपडेट, रेगुलर अपडेट किया जाता है। 6 बार अपडेट किया जा सकता है। जो हमारे साथ चुनौतियां आ रही हैं बार बार, जैसे अभी कोरोना आया तो फिर से अपडेट किया गया एक बार, तो ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इसका अपडेट किया जा रहा है। तो हमारे जो करंट में जो चुनौतियां हैं उसके आधार पर यह बहुत बढ़िया रिजोल्यूशन प्रोसेस करवा रहा है, ठीक है। तो ये बात इसको समझिएगा, है ना। अब आपको ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ये तो क्या कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। जो आईबीसी है बेसिकली, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये 4-5 स्तंभ पर निर्भर करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक है न्याय निर्धारण प्राधिकरण, मतलब आपको कंपनी को जाना है कि कहाँ पे जाएं अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कराने, तो वो दो जगह जाएंगी, एनसीएलटी और डीआरटी के पास। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। यार ये हिंदी में तो मुझे भी नहीं समझ में आता, इतना टफ हिंदी है, दिवाला संबंधी वृत्ति क्या पेशेवर, ये मुझे भी नहीं समझ आता है। तो 2 चीज़ें और होती हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ठीक है। ये बेसिकली बताते हैं कि हाँ, जैसे मान लो बैंक ने लोन दिया था, ठीक है ना, बैंक ने लोन दिया था, अभी ससुरा जो है कोनो चंबानी कर ले रहे हैं, तो कनिल चंबानी है मान लो। अब कनिल चंबानी बोले कि क्या कहते हैं, हम नहीं देंगे पैसा, हम बैंक हमारे पास पैसे है ही नहीं, देंगे कहाँ से। तो बैंक वाला सब भेजेंगे ठो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को कि देखो इस ससुर कहाँ कैसे पैसा लगाए, कहाँ से ले सकते हैं। तो वो बेसिकली एक मध्यवर्ती है जो बताएगा कि इतना रुपया है यहाँ से, इतना रुपया जाएगा, ये इतना लोन ले रखे हैं, इतना इन्होंने किया, वो पूरा ऑडिटिंग करके बताएगा। अब क्या है, एक तो बना रखा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में क्या है, नेशनल ई सर्विसेज लिमिटेड, ये ध्यान रखिएगा, एकमात्र है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड इस संहिता के तहत एकमात्र पंजीकृत इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा पंजीकृत है। तो ये ध्यान में रखिएगा, NESL बहुत इंपॉर्टेंट है, NESL एकमात्र पंजीकृत निकाय है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी नाम ही है कि किसने कितना लोन लिया, है ना। जो न्यायालय है उसको आसानी से डाटा मिल जाएगा, देखो यहाँ से इतना लोन लिया था ससुरा, यहाँ से इतना लोन लिया था, हमको मूर्ख बनाया गया, इसको इंस्टॉलमेंट करना चाहिए, ऐसे जहाँ पे डिबेट डिस्कशन होगा तो वहाँ को इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगा। तो एक बनाया गया इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। और जो चौथा है वह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा, सबको देखेगा, सबको विनियमित करेगा, ठीक है, सबको विनियमित करेगा कि लिक्विडेशन कैसे हो, जो इंसॉल्वेंसी है वो कैसे हो, है ना, बैंक्रप्सी कैसे हो। तो ये सबको विनियमित करने के लिए एक विनियमन बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी ऐसे समझ लो। तो रेगुलेटरी बॉडी इन 4 आधारों पे होगा। तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो ये किसको कौन कराता है, और एक है NESL कि NESL एकमात्र है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें बताया हुआ है कि क्या कहते हैं, एक जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है उसमें क्या हुआ है, देखो लेनदारों की समिति की मतदान सीमा को 75% से घटाकर 66% कर दिया गया है। बेसिकली ऐसे समझ लीजिए, पहले क्या होता था कि मान लीजिए आप बैंकरप्ट हो गए, आपने बोल दिया कि इंसॉल्वेंसी हो गई, है ना, इंसॉल्वेंसी हो गई, ठीक है। अब आपको जो जुडिशियल जो बॉडी है, जैसे मान लो NCLT है, उसने कहा ठीक है इनको बैंकरप्सी का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, है ना, और इनकी कंपनी बंद करने का ऑर्डर दिया जाए, और बैंक वालों अपना पैसा निकाल लो। बैंक वाले अपना पैसा निकाल लिए, बैंक वालों को बोल दिया कि अपना पैसा निकालो। अब बैंक वाले क्या किए, एक तो बताए, रिजोल्यूशन लाए कि इनका जो ये चीज़ है वो इनको बेचा जाएगा, इनका ये चीज़ इनको बेचा जाएगा, या ये चीज़ इनको बेच के इतना रुपया सबको मिलेगा। अच्छा, जो आदमी होते हैं, जो कंपनी होती है, वो एक ही बैंक से उधार नहीं लेता है। वो क्या करेगा, मान लो इसको 50,000 करोड़ रुपये चाहिए था, मान लो ये जो चंबानी है,
ठीक है। देखो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ इजी बनाने का, लेकिन अब क्या है यार, वो करंट अफेयर्स फिर नहीं रह जाता है, फिर सारी चीज़ें है ना, मुझे खुद अब लग रहा है कि मुझे भगाना चाहिए थोड़ा सा स्पीड में। खैर इसको देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक थोड़ा सा तेज भगाएंगे इसके बाद। मान लो चंबानी है, इसको 50,000 करोड़ चाहिए, इसको 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये क्या करेगा, 10,000 करोड़ लेगा SBI से, 5,000 करोड़ ले लेगा PNB से, 4,000 करोड़ लेगा महाराष्ट्र कारपोरेशन बैंक से, ऐसे अलग अलग ले लेगा। अब इनकी क्रेडिटर्स की कमेटी होती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है, देखो ये लिखा है ना कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बैठेगी, तो मान लो बोला कि X प्रोसेस अपनाया जाएगा, तो हाई जो स्टेट बैंक वाला नहीं इसमें हमारा बहुत घाटा हो जाए, हम तो बर्बाद हो जाए, कि कौन मुँह दिखाई, है ना, तो ये मान लो ऐसे चिल्लाना शुरू कर देगा, तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या था, वोटिंग होता है कि चलो ये वाले प्रोसेस पे सभी लोग सहमति प्रदान करेंगे। तो पहले था वोटिंग की सीमा थी 75%, कि 75% क्रेडिटर्स मानेंगे तभी किसी प्रोसेस को अंतिम मान्यता दी जाएगी। अभी क्या इसको घटा के 66% कर दिया गया, ताकि ईजिली हो जाए काम, ऐसा ना हो कि किसी एक इंसान के लटकाने से लटक जाए, तो 66% को कर दिया गया है। ठीक है, अब कुछ चुनौतियां बताई कि निम्न वसूली दर है, बहुत विलंब होता है, इतने दिन मामले लटके रह जाते हैं। ठीक है, बस सीधी बात है, तो आपको पता ही है भारत में क्या यही प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है कि वसूली दर बहुत कम है भाई। देखो 61% की संचयी कटौती हो गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक आपने सुना होगा, अच्छा प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, हेयर कट। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हेयर कट क्या होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा आंसर। पहला है ना, किसी बड़ी कंपनी के बाल काट देते हैं, है ना। दूसरा, जो लोन लिया जाता है ना, डूबने पर जितना वापस मिलता है उसको बोला जाता है, या जितना लॉस होता है उसको बोला जाता है डूबने पर, है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शन होगा, मैं समझा दे रहा हूँ, ऑप्शन बना लीजिएगा अपने मन से। बेसिकली किसी के बाल नहीं करते, हेयर कट ये है, मान लो आपने 100 रुपये लोन दिया था, ठीक है, और ये कंपनी मना कर दी कि भैया हम तो पैसा दे ही नहीं पाएंगे, 100 रुपये आपने लोन दिया था, आपने कहा अच्छा चलो 80 रुपये दे दोगे, 80 रुपये ही दे दो भाई, 100 रुपये डूब रहा है उससे बढ़िया 80 रुपये तो दे दो, है ना। या आप कहेंगे चलो तुम्हारा जो कटोरी चम्मच है सब बेच के हम 60 रुपये निकाल लेंगे, तो निकाल ले जाओ, कटोरी चम्मच हमारे ले जाओ, जाओ बेच दो। तो आप लेके बेच दिए कटोरी चम्मच, तो 60 रुपये आप निकाले, तो ये जो 40 रुपये का गैप आया, ये है हेयर कट। आपने दिया था 100 रुपये लोन, लेकिन आपको 60 ही रुपये मिले, तो ये 40 रुपये आपका हेयर कट हुआ। ठीक है, ये बात ऐसे समझिएगा। तो ये एक ऑप्शन पूछ सकता है। फिर कर्मचारी नहीं, आपको ऑब्वियसली बात पता होगी, किसी भी देखो ये क्वेश्चन कभी भी आए GS पेपर 2 में, ज़्यादा चांस है अगर अर्धन्यायिक निकाय पे आएगा, किसी भी अर्धन्यायिक निकाय की 3F की प्रॉब्लम होती है, F, ठीक है, 3F की प्रॉब्लम होती है। वो क्या होता है ना, ठीक है, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, ये 3 प्रॉब्लम होती है किसी भी निकाय की। तो ये भी है, इनके यहाँ भी फंक्शनरीज नहीं है, कर्मचारी नहीं है, अवसंरचना नहीं है, फंड नहीं है। ठीक है, तो ये बात सीधी बात होगी। एक बोला गृह क्रेता के अधिकारों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, तो सीधी बात है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कि होम बायर्स ज़्यादा आपने देखा हो, आम्रपाली, जो वैशाली, बड़ी बड़ी कंपनियां वो डूबती रहती हैं, है ना। तो इनके लिए भी क्या है कि भाई बोला कि एक उपाय करो, तो ये हो गया आपका। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें आपका हेयर कट वाली बात भी हो गई, है ना। बोला कि क्या सुधार किए जाएं, तो एक संसदीय समिति ने बैठी थी, उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं कि क्वांटम ऑफ हेयर कट्स के लिए एक मानदंड स्थापित करो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको हेयर कट का भी मतलब बताया। तो ये कह रही है बेसिकली संसदीय समिति, अपने मन से हेयर कट अलाउ मत करो। जैसे मान लो 100 रुपये लेना था, अब ये कह रहा है कि हम हमारे कटोरी चम्मच ले जाओ बेच दो, तो आप लेकर बेचने 30 रुपये मिल रहा है, तो बोला कि नहीं भाई ऐसा भी ना करो कि एकदम बर्बाद हो जाओ। ऐसा तो लोग कम से कम कि 100 दे रहा है तो यार 70 तो दे दे भाई, ऐसा प्रयास करो। नहीं, कटोरी चम्मच साथ अपना कपड़ वो दे दो, कुछ ऐसा भीख मांगो कि जो है ना घर द्वार बेच दो। इस तरह से करो कि एक मापदंड स्थापित करो कि भैया कितना क्वांटम ऑफ हेयर कट होगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही पूरा पैसे खा जाओगे। तो ये है, तो कुछ बताया है कि एकल व्यावसायिक स्वविनियामक निकाय बनाया जाए। ठीक है, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो कि किस पे आधारित हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के आधारित हो, उसके जैसे काम करने वाली एक विनियामक निकाय हो जो कि निष्पक्ष विनियमन कर सके। और फिर ये जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आया, जो कि आने के चांसेस डायरेक्ट नहीं है, जो मैंने प्री वाले क्वेश्चन कराए थे वो वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में बन सकता है क्वेश्चन, पेपर 3 में क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। पेपर 2 में क्वेश्चन बन सकता है, इसके आधार पर पूछ सकता है क्वेश्चन कि हाल में ही NCLT के संदर्भ में बताइए कि भारत में अर्धन्यायिक निकायों की क्या स्थिति है। ठीक है, तो आप वही 1-2 फैक्ट मैंने जो बताए थे कि इतने केसेस मिले, इतने केसेस सॉल्व हुए, वो 1-2 अगर आप लिख दोगे तो आपका आंसर बहुत शानदार बन जाएगा। सजेशन ये है कि कह रहे हैं एक UN साइट्रल है, इसकी विधि को अपना लीजिए तो फायदा हो जाएगा।
ठीक है। तो ये एक फायदा हो जाएगा, तो ये बात इसमें बोला गया है। और जो एक इंपॉर्टेंट और है इसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रीय विधि स्कूलों को एनसीएलटी में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय विधि स्कूल जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसके एनसीएलटी प्रणाली में शामिल कीजिए, ताकि यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो इसी आधार पर पढ़ाई हो सके, वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट कर सकें, ताकि चीज़ें और ईजी हो जाएँ, ठीक है, रिजोल्यूशन और ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब एक क्या है कि एक जो मानदंड है, एक नियम विनियमन है वो फालतू है, मतलब ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से अगर न्यूज़ में आएगा तो इसको हम लोग देख लेंगे। बाकी ऐसे विनियमन रोज रोज आते रहते हैं, हर चीज़ के लिए विनियमन आते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार चाहें तो देख सकते हैं, है ना। अगला हम लोग करते हैं, अगला दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। एक अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें क्या है, बेसिकली पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की अनुमति प्रदान की गई है। देखिए बेसिकली आप इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ एक बार कॉन्सेप्ट। बेसिकली आपने देखा कोविड के समय बड़ा बैंड बज गया था सारी कंपनियों को, किसी के पास पैसे नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था, है ना, सबके घर द्वार बिक गए थे, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको ऑफिस से। तो यहाँ पर आप देखोगे पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया। यहाँ पर आप देखो कोविड-19 मैंने आपसे जैसा कि बताया कि बहुत सारी कंपनियां बिक गई थी, बर्बाद हो गई थी, लुट गई थी। उनको क्या कहते हैं, बर्बादी से बचाने के लिए ऐसा कहा कि अब भाई मान लो एक कंपनी है एक्स, अब वो नहीं दे पाई, कोविड के समय पैसा नहीं दे पाई, अब उसको इतना प्रोसेस है, उसको भी इसी अपराधी की तरह ट्रीट करो कि तुम जानबूझ के पैसा नहीं दियो, चलो तुमको कोर्ट में ले जाएंगे, इंसॉल्वेंसी कराएंगे, फिर बैंकरप्ट घोषित कराएंगे, फिर तुम्हारा लिक्विडेशन करा के तुम्हारा सारा घर द्वार बेच देंगे कटोरी चम्मच के साथ, ऐसा ऐसा करोगे। तो बोले ऐसा एक काम करते हैं, पहले इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस, अच्छा इसमें इस बेचारे का जो कंपनी थी इसकी गलती नहीं थी, फिर भी इसका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, समय अलग से वेस्ट होगा, अपनी कंपनी को बचाने के लिए 50 तो झंझट अलग से करेगा, बचे ना बचे उसको खुद भी नहीं पता। इसके लिए लगा एक काम करते हैं, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लेते हैं कि ठीक है आप कोर्ट में मत जाइए, एक क्रेडिटर्स हैं जो क्रेडिटर्स की कमेटी है और एक आप हो, डायरेक्ट बात कर लीजिए बिना कोर्ट में गए, ये जो तृतीय पक्ष है इसके पास मत जाइए, डायरेक्ट बात कर लीजिए और इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस देख लीजिए। क्योंकि भाई देखो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, इसका पैसा भी मिलना जरूरी है भाई, उधार दिया था कुछ दिक्कत आ गई तो ये भी तो फिर तो पूरा चेन रिएक्शन हो जाएगी ना, इसको भी पैसा मिलना जरूरी था और इसको भी ऐसा था कि भाई इसकी इज्जत बची रहे, इसका काम भी हो जाए। इसके लिए बोला है कि एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लाया गया, ठीक है। अध्यादेश पहले लाया गया था, फिर उसको आपको पता है कि भारत में अध्यादेश जब आते हैं उसके बाद एक क्या कहते हैं बाद में एक्ट लाके उसको पारित भी कराया जाता है। तो वही आप देखोगे राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2 को प्रतिस्थापित करेगा। अब इसमें कुछ कुछ प्रावधान है, ठीक है। क्या क्या प्रावधान है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट प्रावधान नहीं पूछेगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रावधान क्वेश्चन नहीं के बराबर चांस है। तो यहाँ पर आप देखो बताया कि एमएसएमई के लिए पीआरपी की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया। कि आपको पता होगा जब कोविड-19 आया था तो एमएसएमई को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो इनको प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इनको मिल जाए, इसके लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया, इसमें नया अध्याय जोड़ा गया, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको, लिखित अकेले खुद से पढ़ के देख लेना, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो गए तभी समझ आएगा। मतलब मुझे इसमें माथापच्ची करनी पड़ गई, जबकि मेरा 3-4 साल एक्सपीरियंस हो चुका है ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई में, और फिर भी मुझे बहुत बार गूगल चेक करके वीडियोस देख के समझने में माथापच्ची हो गई इसमें, ठीक है। इतनी माथापच्ची से बचाने के लिए आपको यहाँ पर इतना समझिए थोड़ा समय ले रहा हूँ, है ना, इस बात को देखिएगा यहाँ पे। तो एक नया अध्याय समाविष्ट किया गया है पीआरपी के लिए। अच्छा अगला टॉपिक कौन सा है, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये टॉपिक और करेंगे, उसके बाद एक वीडियो नेक्स्ट में करेंगे ना, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ये वाला से नेक्स्ट में करेंगे, यहाँ से 3.4 से, इसका 4 ही मतलब 50% आज हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में 50% ही करेंगे, नहीं तो बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पे बोला गया कि भैया एमएसएमई को भी लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बताया गया है कि एक ही कॉर्पोरेट देनदार के विरुद्ध लंबित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पीआरपी के एक साथ आवेदनों का निपटान कर दीजिए। कि भैया जो दिवाला है उसको क्या करो, इकट्ठे पीआरपी के आवेदनों का निपटान कर दिया जाए, ठीक है। और
जो अपराध है, मान लो कई लोग क्या करते हैं, जानबूझ के गलत काम करके भी कहेंगे चलो हमको पीआरपी में शामिल कर लो, अपनी गलती और थमा देंगे कि नहीं हम पीआरपी में जाना चाहते हैं, क्योंकि फ़ायदा होता है ना भाई, 100 रुपये का लोन लिया, 70 रुपये भरना पड़ रहा है, 60 रुपये भरना पड़ रहा है। तो ऐसे अपराधों से बचने के लिए भी क्या किया जाए, दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है कि पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, केवल समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, शोधन अक्षमता की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का रुख करने से पूर्व संकटग्रस्त कारपोरेट देनदार और ऋणदाता एक समाधान व्यवस्था पर सहमत होते हैं। तो मैंने वही बात कही कि दोनों पहले एनसीएलटी के पास नहीं जाएंगे, कहेंगे चलो हम मिल बैठ के समझौता कर लेते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ठीक है, अब इसका एक प्रोसेस बताया हुआ है कि, है ना, इसका एक प्रोसेस बताया गया है कि भैया ये जो है, जो कॉर्पोरेट डेप्टर है उसको एक अनुमति दी गई, ये 2/3 लेनदारों की स्वीकृति से एक प्री पैकेज आरंभ कर सकता है। मतलब मान लो किसी ने 100 रुपये का लोन लिया तो 2/3 जो इसके देनदार हैं, 2/3 देनदार, मान लो पीएनबी है, स्टेट बैंक है, एचडीएफसी से मिला के 66 रुपया लोन इसका हो चुका था। तो इनसे बात करेगा कि यार हम पैसा तो चुका नहीं पा रहे हैं तो क्या करें, अब हाँ हम पैसा तो डिफॉल्ट हो गया, हम दे नहीं पा रहे तो क्या करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है चलो हाँ कर लो। तो ये क्या करेगा, समाधान प्रक्रिया में जाएगा। उसके बाद ये बताएगा कि हमारा समाधान योजना ये है। ठीक है, अपना समाधान योजना देगा, मतलब कहेगा कि देखो 100 रुपये हम लिए थे, हम इतना रुपये देना चाहते हैं। तो अगर ये स्वीकार्य है, ठीक है स्वीकार्य है, मान लिए ये लोग, तब तो ठीक है। नहीं माने या फिर उनको लगा कि नहीं कोई दिक्कत है, तो ये क्या करेंगे, जो कंपनियां ये कहेंगे कि एक काम करो, एक दूसरी कंपनी को बुलाएंगे, दूसरी कंपनी कहेंगे तुम ये कंपनियां खरीदोगे जिसको हम 100 रुपये लोन दिए थे, ठीक है, उससे बोली लगवाएंगे। तो मान लो ये दूसरी कंपनी कहे कि ये तो 60 रुपये दे रहा था लोन चुकाने का, 60 रुपये दे रहा था, दूसरी कंपनी कहे हम 70 देंगे। तो ये जो बैंकर्स हैं ये इससे क्या कर सकते हैं, पैसा लेके और इस कंपनी को बेच सकते हैं। तो इस तरह से रिजोल्यूशन किया जा सकता है। इसको स्विस चैलेंज भी बोलते हैं बेसिकली। तो स्विस चैलेंज से भी अपनी प्रक्रिया ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप इसको, ठीक है, इधर को समझिएगा। तो बेसिकली यही देखिए, यदि परिचालक लेनदारों को उनके 100% बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है तो सीडी द्वारा प्रस्तुत की गई समाधान योजना के लिए स्विस चैलेंज के लिए अनुमति देता है बेसिकली। अब स्विस चैलेंज क्या, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, एक बार समझा ही देता हूँ। बेसिकली आपने अगर यहाँ पे आप जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखो, ठीक है, यहाँ पर जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखो, तो वही यार, अगर आप सिलेबस आपके दिमाग में है तो अब आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सिलेबस के दिमाग में है ही नहीं तो क्या ही मतलब है, फिर तो कुछ भी पढ़ो। निवेश मॉडल में आपने सुना होगा बूट, आपने सुना होगा हैम, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, है ना, ये सब आपने सुना होगा। तो यहीं पर एक होता है स्विस चैलेंज मॉडल। स्विस चैलेंज मॉडल भी होता है इन्वेस्टमेंट मॉडल। अच्छा देखो, जो लोग हमारे साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं 5 नवंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई आंसर राइटिंग, उन लोग को ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे करवाते हैं जो आपके ध्यान में नहीं रहता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे स्विस चैलेंज मॉडल पे अपने आप एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि पूछ ही देगा, ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछ सकता है ये स्विस चैलेंज मॉडल क्या है। तो यहाँ पर आप समझिएगा क्या होता है बेसिकली कि मान लो कोई कंपनी बेचनी है या मान लो कोई प्रोजेक्ट देना है, ठीक है, तो कोई प्रोजेक्ट देना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम एक चैलेंज ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ लोगों को बुलाते हैं कि ठीक है, मतलब हम निविदा बोलते हैं ना, तो निविदा हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि आओ बताओ कि इस प्रोजेक्ट को कितने रुपए में किया जाएगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कितने रुपए में किया जाएगा। अब सब अपना अपना बोली लगाते हैं कि हम इतने में करेंगे, इतने में करेंगे, इतने में करेंगे। तो इसको क्या हुआ, ये जो मान लो गवर्नमेंट थी, ठीक है, गवर्नमेंट थी जो कि बिकने से बच गई थी, बिक गई है गवर्नमेंट वाली, वही गवर्नमेंट थी। तो मान लो कंपनी A1, A2, A3, ये 3 कंपनियां, इन्होंने बोली लगाई। तो A3 ने जो बोली लगाई वो बेस्ट बोली दी कि ठीक है हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, और ये जो गवर्नमेंट है इसको लगा कि A3 का सबसे बेस्ट बोली है। तो वो अभी क्या करेगी, A3 को डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं देगी, A3 का जो बोली है वो क्या करेगी, उसको बताएगी, पूरी दुनिया को बताएगी। देखो A3 मतलब A3 का नाम ले ना ले वो डिपेंड करता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है। वो बताएगी कि इतने में काम हो जा रहा है, ये वाला काम इतने रुपए में किया जा रहा है, और दोबारा ऑर्गेनाइज कराएगी। यही जो निविदा है उसको दोबारा ऑर्गेनाइज कराएगी। अब मान लो A1 या A2 कहते हैं कि हमारे पास अभी बेस्ट और तरीका है, या फिर कोई और भी कंपनी आती है वो कहती है हम इससे और सस्ते में कर देंगे, तो प्रोजेक्ट उसको दे दिया जाता है। नहीं कोई करता है तो इसको दे दिया जाता है। इसे बोलते हैं स्विस चैलेंज। बेसिकली आप एक चैलेंज कर करके प्रोजेक्ट को खरीद बिक्री कर रहे हो। तो यही ऑप्शन यहाँ पर भी होता है कि 100 रुपया अगर पूरा 100% बकाया नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, किसी अन्य कंपनी को बुला के भी कह सकती कि भैया स्विस चैलेंज करो, तुम इससे अधिक दोगे तो तुम ले लो, तुम इससे कम दोगे तो चलो भाई जिसको दिया वही देंगे। ठीक है, तो बस वही लिखा है। तृतीय पक्ष को समाधान योजना प्रस्तुत करके अनुमति दी जाएगी और मूल आवेदक को
बराबर करनी होगी या निवेश त्यागना होगा। ठीक है, जो मूल आवेदक है या तो वो बराबरी करे, तृतीय पक्ष बोले, है ना। अच्छा हाँ, एक बढ़िया ये चीज़ हम लोग पढ़ी, इसमें ये भी है। जैसे क्या होता है ना, ये मुझे बताना था। ठीक है, देखिए जैसे अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था स्विस चैलेंज में, और बढ़िया याद है, ये पढ़ने से क्लियर हो गया इस बात को। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमने कहा था ना कि एक गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था। ठीक, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था और प्रोजेक्ट जीता A3 ने था। ठीक है, A3 ने जीता था, A1 A2 बाहर हो गए थे, A1 A2 बाहर हो गए थे। ठीक है, अब एक कंपनी है A4 बोली कि हम इससे सस्ते में प्रोजेक्ट करेंगे। जब गवर्नमेंट ने बताया कि ये काम इतने में हो रहा है, तो गवर्नमेंट एक मौका A3 को और देती है। गवर्नमेंट एक मौका A3 को और देती है कि क्या तुम इतने में सस्ते में प्रोजेक्ट और कर सकते हो। जो A4 बोल रहा है, जो नया कंपनी बोल रहा है इतने में कर देंगे, तुम कर सकते हो। अगर इसने बोला हाँ कर सकता है, तो इसी को मिल जाएगा प्रोजेक्ट, फिर A3 को ही मिल जाएगा, फिर A4 को नहीं मिलेगा। इसने मना किया नहीं कर सकते, तो A4 को मिलेगा। मतलब इसको एक मौका और मिलता है, A3 वाले को एक मौका और मिलता है। ठीक है, ये चैलेंज बेसिकली गूगल सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बताया कि PRP और CIRP जो अभी तक चलता था, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, और अभी जो PIRP है। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है ना, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बात देखो नियंत्रण की बात हो जाती है। जैसे अभी क्या था, PIRP में अपनी संकटग्रस्त फर्म पे जो उधार करता है, मान लो MSME का जो मालिक है, उसका भी नियंत्रण बना रहेगा, अभी स्टार्टिंग में नियंत्रण बना रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस जाता है, तो मैंने बताया था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनके पास चला जाता है। इस कंपनी का जो प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, इसके पास चला जाता है। ठीक है, इसमें 120 दिन में पूरा करना होता है, 270 दिन में पूरा होता है। CIRP में ओपन निविदा प्रणाली होती है। ठीक है, ओपन बिडिंग होती है। इसमें क्या है कि कुछ ही लोगों के साथ समझौता, मतलब क्लोज समझौता, मतलब बैंकर्स बैठे, बैंकर्स ने थर्ड पार्टी को इनवाइट किया, तो उससे पूछा कि तुम इतने में कर दोगे, नहीं कर पाओगे तो ठीक है हम दूसरे को बेच रहे हैं। तो ये है इसका फायदा, आपको पता ही है कि जल्दी हो जाएगा, विघटनकारी कम होगा, और इन पे दबाव भी कम होगा। जो NCLT है, इन पे दबाव भी कम होगा। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में समझाया और कुछ मतलब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अनिश्चितता होगी, है ना, कि भाई पता चला बहुत अनिश्चितता होगी। मान लो कोई MSME है, वो मना कर दिया, तो उसके जो श्रमिक हैं, जो लोन लिया है जहाँ से, जो उसके सप्लायर्स हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी कि भाई हमारी कंपनी डूबने वाली है, बंद होने वाली है, ये सब, है ना। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है। फिर बेस रिजोल्यूशन प्लान, मैंने वही बात कही कि 100 रुपया तो उधार लिया है, ये कह रहा हम 40 रुपये दे पाएंगे, तो कितना रुपया बेस रखा जाए। और तीसरा है अतिरिक्त पूंजी या ऋण नहीं जुटा पाएंगे। सिंपल सी बात है, जो डेप्टर्स हैं वो एक्स्ट्रा पैसे बाहर से कहीं से नहीं जुटा पाएंगे, नई इक्विटी नहीं जुटा पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। इसमें क्वेश्चन क्या बनते थे, एक तो स्विस चैलेंज का क्वेश्चन बन सकता है, पहली बात। अब देखिए वापस से फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, एक स्विस चैलेंज का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि PIRP क्या है। ठीक है, PIRP के संदर्भ में निम्नलिखितों पर ध्यान दें, और यहाँ पे कह देगा कि यहाँ पे NCLT में जाना अनिवार्य है। NCLT के पास रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए जाना अनिवार्य है, तो ध्यान रखें कि नहीं है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है, तो ये एक क्वेश्चन और बन सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें बनने का चांस नहीं है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए एक चीज़ जो मुझे और पूछनी है, कि क्या हम लोग हर टॉपिक लाइन से ऐसे करते रहें, या हम क्या करें, मैं ये डिसाइड कर लूँ कि नहीं ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसको आप लोग देख लीजिए, है ना, और जो टफ टॉपिक है वही हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें। ठीक है ना। तो ये आप लोग एक बार इसको बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसे क्या करना है। जो टफ टॉपिक है केवल वही डिस्कशन करें, इंपॉर्टेंट छाट के, कि लाइन से सारा करते ही चलें। जैसा भी होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसको ही हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।